कोई नहीं, जैसे आ रहा है वैसे बोलो, कोई हेडेक नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और ये भी सही बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसा ही है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मैटर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स if directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, that is F proportional m1 m2 upon r square, यही बताना चाह रहे हैं। और after removing the proportionality we have to put a constant there, the constant is capital G, that is F equals to G m1 m2 upon r square, where G is called universal gravitational constant having the value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, यही है ना? Yes sir. In this formula, the capital G is universal gravitational constant. Question is this: why it is called universal gravitational constant? आप इसको universal gravitational constant क्यों बोलते हैं? सोचिए और बताइए। मतलब आपने लिखा है कैपिटल जी को, क्या लिखा है? जनरल लॉ जब आप कहीं फॉर्मूला लिखते हैं आप लिखते हैं इट्स अ कांस्टेंट। यह आपने क्या लिखा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा है ना। तो आप ओनली ग्रेविटेशनल भी तो लिख सकते थे, यूनिवर्सल क्यों लिखा? ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, ठीक बता रहे हो लेकिन प्रॉपर नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। जितने भी कांस्टेंट हैं, मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट आर डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम और सराउंडिंग। लाइक किसी कांस्टेंट की वैल्यू एयर में, जैसे इस रूम में रखा हुआ है, कोई ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो, उस कांस्टेंट की वैल्यू जो इस एयर में है, जब आप उसी सिस्टम को वाटर में डिप कर देंगे तो उस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, उन सिस्टम्स में कोई और कार्डबोर्ड पेपर समथिंग कोई न्यू मीडियम ऑयल अप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग ये है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम, no matter the masses are placed in the air or vacuum and the masses are placed in the water or any oil। अगर आपने दो मासेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जैसे इस रूम में रखा है, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस r है और इनके मासेस m1 m2 है, तो जितना ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ है 6.67 into 10 to the power minus 11, यही वैल्यू इस पूरे सिस्टम को उठा के वाटर में डिप कर दीजिए तब भी ये यही रहेगी, और वाटर को रिप्लेस करके ऑयल कर दीजिए, उसमें डिप करिए तब भी ये रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आप पे डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाई द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम, दैट इज सिंपल आंसर। क्लियर है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी मीडियम में ले जाइए मासेस को, इसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही रहेगी। इसके अलावा कुछ पढ़ा तो बताइए। देखिए मुझे आपके सिलेबस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, 9th में क्या है क्या नहीं है, 8th में आप जो बोलेंगे मैं उस पर बात करूँगा। हाँ, केपलर्स लॉ, तो केपलर्स का आई थिंक 3 लॉ होंगे। हाँ बेटा बताओ। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ये जरूरी नहीं है, ग्रेविटेशन में ये जरूरी है। ग्रेविटेशन फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हम बता देते हैं जब तुम बात ही कर रहे हो। तो ये इनकम्प्लीट आपने, मतलब इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते, ये बोल सकते कि एक लाइन और ऐड होनी चाहिए थी जो आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन बिटवीन टू मैटर पार्टिकल इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें आपको एक लाइन और ऐड करनी चाहिए, दिस इज एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, दिस इज द कंप्लीट लॉ। उस लाइन के अलॉन्ग वर्क करता है जो मासेस को मिलाने वाली लाइन होती है। ठीक है, तो और जो इस तरीके के फोर्स होते हैं जो एक लाइन के अलॉन्ग वर्क करते हैं, उनको हम पर्टिकुलर एक नेम देते हैं, बोलते हैं दी आर कॉल्ड द सेंट्रल फोर्सेस। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराएं कि डिस्टेंस ना बदले, तो वो एक ही तरीका बचेगा सर्किल में। तो दैट्स वाई एक सेंटर पे आ जाएगा और एक मूव करेगा, कोई सा भी है। अगर डिस्टेंस को ना बदलना चाहे तो जैसे यहाँ बोर्ड पर देखो बेटा, मार्कर था तो उठा लेना। जैसे आपने यहाँ जूम कर लिया, एक माप है m1 और एक यहाँ पर है m2, तो ये इसकी डिस्टेंस है आप, तो ये कर सकते हैं, इसको फिक्स कर दें, इसको रोटेट करें, इसको फिक्स कर दें, इसको ऐसे रोटेट करें, तो ये सर्किल ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस बदले ना, तो ये सर्कुलर पाथ ही फॉलो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटर पे होगा, एक सर्कमफेरेंस पे होगा। तो इस टाइप के जितने भी फोर्सेज होते हैं जो एक लाइन के अलॉन्ग वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं दीज आर द सेंट्रल फोर्सेज।
एक और बोल सकते हैं इसका नेचर कैसा है, दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल नहीं करता, मतलब रिपल्सन इसमें अलाउ नहीं है। तीसरा हम बोल सकते हैं इट इज, जिसके बारे में शायद आपको ना पता, फोर्सेस में दो कैटेगरी होती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मीन्स द वर्क डन बाई ए फोर्स इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, देन इट इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे आप यहाँ पे अपने घर गए तो आप डिफरेंट पाथ एज्यूम कर सकते हैं, कभी आप किसी और स्ट्रीट से चले जाते हैं, कभी किसी और रोड से चले जाते हैं, तो आपकी जो पाथ लेंथ होती है, रास्ते की लेंथ जिसको बोल सकते हैं, वो चेंज होती है हर बार। लेकिन वर्क डन जब आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप कौन से रास्ते पे गए इसमें मतलब नहीं है, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, स्ट्रेट लाइन मोशन पूरा। तो इस टाइप के जितने भी फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव, और जो पाथ डिपेंडेंट है वो नॉन कंजर्वेटिव। फॉर एग्जांपल द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सर्फेस है तो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई रफ सरफेस है तो इजीली मूव करा सकते हैं हम, तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। पाथ स्मूथ है या रफ है तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, और जनरल जो आप ग्रेविटेशन पढ़ रहा है ये कंजर्वेटिव है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ और बोला था, मैं नॉन कंजर्वेटिव में डिस्टेंस आती है, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंस होती है, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन, और कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कुछ और कोई पूछ रहा था, केपलर्स लॉ। तो आई थिंक ऑल थ्री लॉ होंगे आप लोगों से, यस सर, 1 2 3। तो फर्स्ट लॉ का नेम कोई बताएगा आप में से? ये तो ओवरऑल हो गए, जो फर्स्ट लॉ है उसका कोई पर्टिकुलर नेम हो तो। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। नहीं लॉ नहीं पूछ रहा हूँ, नेम पूछ रहा हूँ लॉ का, मतलब वो जो आप हेडिंग लिखेंगे लॉ में वो क्या होगी। तो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एरिया, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, और लॉ ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, पता नहीं इस नेम पे आपने नोटिस किया या नहीं किया है। तो ऑर्बिट ये नाम क्यों आया, क्योंकि जिसका लॉ होता है वो चीज़ उसमें आनी चाहिए। तो आप फर्स्ट लॉ क्या लिखते हैं, ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन in an elliptical orbit, yes sir, that is the sun being at one focus, this is your first law, होता है ना। सेकेंड लॉ जो आपने लिखा है द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट, सेकेंड लॉ का भी हमने क्या बोला, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन विथ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ एवरी प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, dA/dt, ये सेकेंड लॉ है। और थर्ड आपने पढ़ा है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ए क्यूब जिससे भी आपने डिस्टेंस को मेजर किया है। दीज आर थ्री लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय द केपलर, ऐसे ना। एक चीज़ और बता देते हैं, ये बेसिकली लॉ तो आप केपलर के नेम से पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लॉ है टाइको ब्राहे के। टाइको ब्राहे इज द मेन साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। जॉन केपलर वाज द असिस्टेंट ऑफ टाइको ब्राहे इनसाइड द लेबोरेटरी, ठीक है। तो होता है ना कभी कभी कोई इनकम्प्लीट रिसर्च रह गई या किसी साइंटिस्ट की सडनली डेथ हो गई, तो जो जूनियर है असिस्टेंट है वही तो उसे ऑपरेट करेगा। तो बेसिकली आप केपलर ला के नेम से इसको पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, लॉ भी उन्हीं के हैं और अलग, लेकिन जो बेसिक्स है मेन है जिसने स्टार्ट किया है इस रिसर्च को, तो उसका नाम भी मालूम होना जरूरी है। टाइको ब्राहे लॉ है ये, तो ये केपलर लाते हैं। कोई इनके फॉर्मूले भी हैं तीनों, तो आई थिंक आपने सेकंड थर्ड का फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं आपके सिलेबस में क्या है, बताते जाइए। फॉर्मूले हैं इन लॉज में नहीं है, तो ठीक है। फर्स्ट में मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ आपको, ठीक है, अंडरस्टूड था। मैं नाम वो डालना चाहिए, दिख रहा है वो होना चाहिए। एक जो हमने फर्स्ट लॉ लिखा था, तो अगर लॉ नहीं लिखेंगे, लॉ तो आपने बोल लिया लॉ ऑफ ऑर्बिट, वो क्या था, एवरी प्लैनेट
रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यही था, इलिप्टिकल ऑर्बिट मींस कुछ इस तरीके का शेप। थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है बट शेप ऐसा ही होगा, कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। तो इलिप्टिकल को क्या करना है, सिंपली इलिप्स बना कैसे, एक सर्किल एज्यूम करिए और उसको कंप्रेस कर दीजिए, तो उसका एक डायमीटर बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो यही ये है एक्चुअली। तो एक ये इस वाले एक्सेस को हम बोलते हैं मेजर एक्सेस, इस वाले को बोलते हैं माइनर एक्सेस। और ये जो हाफ हाफ है सेंटर पे नोटिस किया जाए। और इलिप्स में दो फोकस होते हैं जिनको हम F1 और F2 सपोज कर सकते हैं। द सन बीइंग एट वन फोकस लिखते हैं ना लॉ में आप, तो इनमें से किसी एक फोकस पर सन होगा और ऑर्बिट में प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, लाइक दिस इज द प्लैनेट। अब यहाँ पर ध्यान में देखिएगा, सन ये है, सन से प्लैनेट की डिस्टेंस, इसको मार्क सपोज कर लेते हैं। जब ये यहाँ आया तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई या नहीं हो गई, हो गई। तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। लाइक आपको दिया गया है, when a planet is at a distance r1 from the sun, its velocity is v1, and when it is at a distance r2, its velocity is v2। ठीक है, तो what should be the relation between the velocity? मतलब एक पॉइंट पर वेलोसिटी यह है प्लैनेट की, तो दूसरे पर क्या होगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके का क्वेश्चन, तो फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये है, v1 r1 = v2 r2। और ये अभी आपके में टॉपिक नहीं है, जैसे आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा, देयर इज वन मोर टॉपिक लाइक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब जैसे लीनियर चलने के लिए लीनियर मोमेंटम होता है, ऐसे रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है। तो वो भी आगे बढ़ेंगे आप, ये कंडीशन। तो इसका फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपके पास में नहीं है, बाद में मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला ये है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ एरिया। यस सर। The line joining planet to the sun with equal area in equal interval of time. This is the second law। अब इसको दोबारा में देखते हैं। तो सेकंड लॉ में दोबारा ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं पहले। यहाँ देखिए, फिर से हमने ये इलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया, ये इसका मेजर डायमीटर ले लिया, दिस इज द सन एंड द प्लैनेट इज हियर इनिशियली एट द पॉइंट P and this at the point Q, now at the point R and at the point T। ठीक है, यहाँ देखिए मैं 4 पॉइंट मेंशन किए हैं ऑर्बिट में, P, Q, R एंड T। तो प्लैनेट जो है यहाँ रिवॉल्व करा देगा, पढ़ा देंगे लाइंस वाले बच्चे थे जो आपका है क्या फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स से खाली थे हमने नहीं कहे, दो बच्चे को यार उन्होंने पूछा तो चलो आ जाओ। तुम्हारा पढ़ने नहीं मिलेगी सर के पास आज टाइम है, पढ़ो। सर आप कह रहे हो P, Q, R एंड T, ये 4 पॉइंट। तो अब ये प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा तो इन सारे पॉइंट पे आएगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो ये चीज इसमें खास है वो देखते हैं, P to Q और R to T। तो टाइम इंटरवल है इसमें, हमने माना जब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा था, तो सपोज करते हैं एक टाइम इंटरवल है, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा टी। ये 10 सेकंड हो सकता है, 20 कोई भी फिक्स है। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में प्लैनेट पहुंचा P से Q तक, और उसके बाद में हमने उसको रीड करना छोड़ दिया। कहीं भी जा रहा हो हम रीड नहीं कर रहे, हमने दोबारा कोई पॉइंट नोटिस किया R, यहाँ से एग्जैक्टली उतने ही टाइम तक के लिए फिर नोटिस किया कहाँ आया, तो उतने ही टाइम में डेल्टा टी में या R to T आ गया। तो अब देखने में आपको लग रहा है कि ये अगर हम एरिया बिटवीन द लाइंस निकालें P से Q तक, ये और ये वाला एरिया R से S तक, इन दोनों में टाइम तो बराबर है। क्या ये एरिया भी दोनों बराबर है? अलग अलग लग रहा है? यस सर। ठीक है, तो एरिया जैसे आप लीनियर स्पीड पढ़ते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये जिसको आप स्पीड लिखते हैं एक्चुअली इसका पूरा नेम है लीनियर स्पीड। जब आप वेलोसिटी लिखते हैं तो उसका पूरा नेम है लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि जब आप एंगुलर मोशन पढ़ेंगे रोटेशन, तो वहां आपको लिखना होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप फिंगर चीज पढ़ते हैं तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी नाम लिख लेते हैं इनकम्प्लीट। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्लियर देना होता है, ये वाली ये है और ये वाली ये है, सेम है यहाँ भी। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, डेल्टा टी टाइम में इसने इतना, इस लाइन ने इतना एरिया कवर कर लिया, यहाँ तक पहुंच गई। उसी टाइम में जब ये प्लैनेट यहाँ था R से T तक, तो एरिया स्पीड इज कांस्टेंट का मतलब ये हुआ डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज कांस्टेंट। सेकंड लॉ इन शॉर्ट अगर हम बोले, क्या बोला था हमने, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट टू द सन फिक्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब सुनो, अभी तुमने बोला ये इक्वल नहीं है, लेकिन लॉ क्या कहता है, ये दोनों एरिया इक्वल हैं और ये होंगे।
ये लेंथ में ज्यादा है, ये ब्रेड्थ में ज्यादा है, बट मेजर करने पर ये दोनों एरिया बराबर आएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो एरियल स्पीड का मतलब क्या हुआ? लीनियर स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो एरियल क्या होगी? एरिया कवर्ड अपॉन टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में इसने कितना एरिया कवर किया? ये जब ये एरिया हो गया यहाँ तक, इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करके लिख देते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल पी एस क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये, इक्वल्स टू ट्राइंगल आर एस टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एरिया रिपीट कांस्टेंट होने का मतलब ये है, एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट। कहीं पे भी कैलकुलेट करें सेम टाइम इंटरवल के लिए ये एरिया इक्वल होंगे। ये सेकंड लॉ मैथमेटिकली। और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड लॉ था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना? यस सर। तो वो तुम्हारे में वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वो डेरिवेशन है, थोड़ा सा बड़ा है डेरिवेशन, लेकिन इन जनरल समझ लो उसको। टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब। वो क्या कहता है? उसमें आप ऑर्बिट से नहीं समझ सकते क्योंकि टाइम तो दिखाई नहीं देगा आपको ऑर्बिट में। टाइम दिखाई देगा क्या? नहीं। तो ये समझ में आ गया? कोई इशू हो तो बता सकते हो। सर तो सिंपल था, v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2 फर्स्ट लॉ के लिए, और सेकंड के लिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब हम थर्ड की बात करें तो वो ये होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, या फिर टी स्क्वायर इक्वल लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, है ना? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एवोल्यूशन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। तो ये मीन डिस्टेंस देकर है। अब अगर इसको हमें वेरीफाई करना हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ग्रेविटेशन पर रखा, तो हम इस पाथ को, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इलिप्टिकल ना हो के बाद में न्यूटन ने कहा ये पाथ इलिप्टिकल नहीं होता है, ये एक्चुअली सर्कुलर होता है, ऐसा न्यूटन ने बोला और उसमें अपने कंक्लूजन भी दिए। तो अगर हम इसको वही अज्यूम करें तो दो प्लैनेट और मास जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, प्लैनेट और सन के बीच की अगर डिस्टेंस ये है और प्लैनेट का मास स्मॉल m और सन का मास कैपिटल M है, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स ये लगेगा। और एक चीज और जो शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम बता देते हैं, जब भी मोशन सर्कुलर होगा देयर इज अ न्यू फोर्स रिक्वायर्ड टुवर्ड द सेंटर टू टर्न। किसी भी सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को एक फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल की एक वैल्यू होती है, अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और सेंटर से उसकी डिस्टेंस r है, तो उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये होता है सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे ये m तो प्लैनेट मूव कर रहा है, इसका मास कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर का मतलब हो गया gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे हम वैल्यू प्रूव करेंगे तो याद रखना t इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r, अगर इसकी रेडियस r है सर्किल की, 2 पाई r अपॉन v। डिस्टेंस टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एक साइकिल में कितनी लगेगी? सर्कमफेरेंस के इक्वल। v कितनी है? v जो भी वेलोसिटी हो, v कितनी आई है यहाँ पे? ये v स्क्वायर है एक्चुअली। तो v अगर हम लिखेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा इसमें gm अपॉन, ये सॉरी एक आप तो यहाँ कैंसिल ही हो गया था ना, r है हो गया, ठीक है? ये v स्क्वायर की वैल्यू थी, तो यहाँ पुट करके देख लीजिए 2 पाई r अंडर रूट gm अपॉन r। और यार देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। इतना तो पता है ना हम लोग, किसी चीज के ऊपर अंडर रूट लगाए इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? हाफ। जैसे हम ये लिख रहे हैं अंडर रूट 2, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2। तो यहाँ ये जो अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब रूट के अंदर इसकी पावर कितनी है? 1/2। और इसको हम ऊपर ला सकते हैं रिवर्स करके, तो रिवर्स करके लाएंगे तो ये होगा 2 पाई। और यहाँ देखिए ये तो है ही है, ऊपर अंडर रूट, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई r टू द पावर हाफ और अपॉन में रह गया अंडर रूट जी है। तो यहाँ की पावर 1 पहले से है, हाफ और ऐड हो गई, 1 में हाफ का स्क्वायर कितनी हो गई? 3/2। तो ये कुछ इस तरीके का है, t इक्वल टू 2 पाई r टू द पावर 3/2 अंडर रूट gm। हम चाहे तो यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, इसका t स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो ये एक बार पहले से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट पूरे पे लगा लेते हैं r3 अपॉन gm, लिख सकते हैं सर? यस सर। 1/2 हटा दिया, 3/2 का, तो रूट के अंदर आ गया। ये कितनी पावर थी? 3/2। इसमें तो 1 रूट के अंदर लेना है, gm तो ऑलरेडी रूट में है, ऊपर तक रूट ले गए, तो हमने क्या किया? 1/2 हटा दिया तो r3 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं,
टी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 पाई का क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर रूट हट जाएगा आर क्यूब अपॉन अंडर रूट जी एम ये बचेगा। और यहाँ देखो क्या ये वैल्यू 4 पाई कांस्टेंट है, 4 तो डिजिट है, 4 की वैल्यू ऑलवेज 4 ही होगी, पाई 3.14 है मतलब ये भी फिक्स है, जी आपने खुद लिख रखा है कांस्टेंट है 6.5, एम किसी बॉडी का मास कांस्टेंट होता ही होता है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर हम किसी इक्वेशन में कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, जैसे कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लिखते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, अगर इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लगाना चाहते हैं तो कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको जैसे ही हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, तो ये सब कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट जी एम है ना कांस्टेंट, तो क्या है हाँ नहीं लगता ठीक है ना। ये जो ऑपरेटर रखे हुए आप देख रहे हैं बहुत सारे, इनमें से तुम्हारे में आई थिंक जो भी आप लोगों ने बोला है इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये तो जानते हैं कि ग्रेविटी आपके में है, तो ग्रेविटी पे सबने आपको बताया होगा कि द वेट ऑफ एनीथिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0 नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हमसे सुन लीजिए। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है और नॉर्मली आप ग्रेविटी को लिखते हो 9.8, तो इट्स करेक्ट वैल्यू इज 9.81 करेक्ट वैल्यू। अब 9.8 यूज कर सकते हो, अभी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो एक्यूरेसी की वैल्यू है 9.81 है। इसके अलावा ग्रेविटी अभी तक आप लोग कांस्टेंट यूज करते हो, लाइक हर क्वेश्चन में ग्रेविटी 9.8 या समटाइम 10 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, लेकिन एक्चुअली ग्रेविटी कैन वेरी, ग्रेविटी चेंज होती है कैसे कैसे, अकॉर्डिंग टू द हाइट, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। अगर अर्थ सरफेस पे आप ऊपर जाएंगे, लाइक आप हिल्स पे जाइए, तो ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ये जो 9.8 आप लिख रहे हैं इससे कम हो जाएगी। ऐसे ही आप अर्थ सरफेस के बिलो चले जाइए, मतलब ओशन लेवल से नीचे पूरा, तो भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी और इतनी होगी कि सेंटर तक जाते जाते वो 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स जैसे थोड़ा चीज़ों को इंटरेस्टिंग लगना, साइंस वैसे भी लर्न करने का सब्जेक्ट ही नहीं और फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एवरीथिंग इन योर लाइफ इज रिलेटेड टू द फिजिक्स, यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट द फिजिक्स। कुछ भी आप पूरी दिन की एक्टिविटी में ऐसा नहीं करते हैं जिसमें आप फिजिक्स अप्लाई ना करते हों, और साइंस स्टूडेंट अगर इन फ्यूचर आप साइंस लेंगे तो आपके लिए यही ज़रूरी है, अपनी हर एक्टिविटी में इमेजिन करिए क्या आपने कोई लॉ यूज़ किया है, जब आप ये करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगेंगे। लाइक ग्रेविटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो लाइक आपका क्वेश्चन पूछा जाए वेयर द वेट ऑफ एन एंट एंड एन एलिफेंट इज इक्वल, ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ हाथी और चींटी का वेट इक्वल हो, बताइए। सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ आया, तो वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई द ग्रेविटी, मास नेवर बी 0 if the gravity is 0 anywhere, तो वेट मस्ट बी 0, तो नो मैटर द मास ऑफ एंट एंड मास ऑफ एलिफेंट, मास किसी का भी हो जब ग्रेविटी मल्टीप्लाई होगी तो टोटल क्या है 0। तो आप बोल सकते हो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो स्टैंडर्ड कोई भी हो 9, 10, 11, 12 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइंस स्टूडेंट का मतलब साइंस जो 9th में है वही 10th में है, आगे अगर वो टॉपिक दोबारा आएगा तो वही बस इनहेंस होता जाएगा, उसके जो भी डीप पार्ट है वो आपके इन्वॉल्व होते जाएंगे डेली लाइफ में। आर्किमिडीज लॉ पढ़ा आप लोगों ने? है आपके में? यस सर। अच्छा, ये नहीं बोला आप लोगों ने? सर अभी आगे अच्छा कोई बात नहीं, आर्किमिडीज लॉ अच्छा पढ़ा है तो क्या है बताइए, थोड़ा सा जैसे भी आता है आपको। उन्होंने ये कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट है वाटर में जाएगा तो वो अपने वेट के हिसाब से वाटर को हटा देगा, तो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट कम हो जाएगा, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड कंप्लीटली और पार्शियली, इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड इक्वल्स टू इट्स इमर्ज्ड वॉल्यूम एंड इट्स अपरेंट वेट लूजेस equals to the volume of that liquid which is displaced by the object or the part emerged part of the object। इसको देख लेते हैं, ये तो आपको देखोगे अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक क्या करना है, सिर्फ आपको आर्किमिडीज लॉ के बारे में बात करेंगे। ये हमने इसका डेवलपमेंट किया 50 ग्राम, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, 250 तक ये मेजर कर सकता है तो 100 कर देते हैं, ऑलमोस्ट ये 100 है, क्योंकि साइलेंट पीस में तुम लोग चाहे तोड़ के देख सकते हो,
और इसको थोड़ा इधर करो तो हम इसको जूम करके भी दिखा सकते हैं। एक मिनट में रोटेट करो, इसको छोड़ो, इसको इन लोगों को तो देखना है, इसकी क्या ज़रूरत है। तुम लोग देख लो, क्या 100 ग्राम पे है ये। यस सर। अब इसको ये बीकर में है, इसको अभी देखते हैं। इसको जैसे ही हम, इसका वेट कितना है 100 ग्राम, इसको वाटर में डिप कर रहे हैं, देखना है वेट रिड्यूस होगा क्या, कम होगा, कम हुआ बॉइल्ड फोर्स लगता है। हुआ ना। यही तो आर्किमिडीज का पढ़ा है। बॉइल्ड फोर्स पॉइंट फोर्स क्या है बेटा, बॉइल्ड फोर्स ऊपर से चीजें भेजता है। नहीं तो ऊपर क्यों भेजता है इधर, ठीक है रिलैक्स हो रहा है। जैसे आप लोग उधर अगर नहीं दिख रहा तो क्या के देख सकते हो, मैं उधर से दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी इस पर जो लोग हेड करते हैं कितना वेट शो कर रहा है, ये पॉइंटर देखना दूर से देखना एडमिट कर रहा। अब इसको लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, जब ये बॉडी है वाली उसका थोड़ा पार्ट या कंप्लीट पार्ट जब किसी लिक्विड में वर्क करेंगे तो इसका वेट कुछ लूज होगा, मतलब पहले से कम होगा, जो कि एपिलेट होगा, रियल में तो 100 ही रहेगा। तो हम इसको वाटर में डिप करना स्टार्ट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा पानी हुआ ना, तो पूरा पार्ट हम लोग नहीं किया, हुआ पहले इसको पहले थोड़ा सा करेंगे और अब कम करेंगे, कम हो गया, ये तो पड़ा है। अब किसी ने बोला था पॉइंट को, बोला कि सही बोला, ये 65 हो रहा है ड्यू टू द पॉइंट। अब पॉइंट फोर्स क्या है ये पूछना चाहेंगे तुम लोगों से। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट सी, बॉइल्ड फोर्स वो होता है जैसे मतलब किसी चीज को वाटर डालें दूसरा ऊपर को से अच्छा ठीक है, हाँ सही बता रहे हो, ऊपर की तरफ लग रहा है तभी तो वेट लूज हुआ है। जैसे तुम कोई चीज़ होल्ड किए हुए हो, नीचे तो कोई आपकी हेल्प कर देता है, आपका वेट डिवाइड कर देता है तो वेट आपको हल्का लगने लगेगा, वही सेम यहाँ हो रहा है। लेकिन ये पॉइंट एक्चुअली है क्यों और किसकी वजह से है। साइंस में जो हम हर बार बोलते हैं अपनी सीनियर क्लासेस में कि जो दिखता है एक्चुअली वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसीलिए लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज सारे ही लोग ऐसे ही पढ़ जाते हैं, साइंस देख के बना लेते कुछ भी, एयरक्राफ्ट मिसाइल जो कुछ है ऐसे जाएगी, थ्रो कर देंगे मिसाइल चली जाएगी, तो लॉ बनाने पड़ते हैं। यहाँ भी एक पॉइंट फोर्स जो तुम लोगों ने बोला है उसमें एक खास बात है कि किसी भी मीडियम में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन जिन मीडियम में वेव ट्रेवल कर सकती है। वेव समझते हो, वेव पढ़ी है, वेव वेव 8th में पढ़ी थी ना, कहीं तो पढ़ी है। तो वेव क्या होता है, इट्स जस्ट अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, तो वेव है। तो वेव अगर आपने पढ़ी है तो सिंपल सी बात करते हैं कि किसी भी मीडियम में जब वेव ट्रेवल होती है, मैकेनिकल वेव, तो उसमें दो प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। उसमें से एक होती है इलास्टिसिटी और एक होता है इनर्शिया। इलास्टिसिटी का मतलब कोई बॉडी का जिसका शेप आप डिस्टर्ब करोगे तो वो अपने शेप को रीगेन करने की कोशिश करती है, और वाटर में इलास्टिसिटी है। तो आपने जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज किया तो क्या हुआ, वहाँ का वाटर हट गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हट गए वहाँ पर के, तभी तो वो स्पेस बनाया उसने ऑब्जेक्ट ने इमर्ज होने के लिए। अब वाटर क्या करेगा, वाटर कोशिश करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट आ गया है उसके स्पेस में, उसको वहाँ से हटा के अपनी जगह फिर से ले ले रीगेन करने के लिए। तो जब आपने इमर्ज किया तो वो लिक्विड के जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो इधर उधर चले गए, लेकिन चले तो गए क्योंकि ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद वो अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए वापस उसके नीचे आएंगे और कोशिश करेंगे इसको वापस भेज लें और अपनी जगह फिर से ले लें। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम बोल रहे हैं पॉइंट फोर्स, ठीक है। और इसका दूसरा नेम अपथ्रस्ट भी है, ठीक है। तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है तो हम उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, लॉ को अकॉर्डिंग, डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और ऑपरेटिव अगर इनमें से कोई तुम लोग तो लाइफ में आई भी हो